अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। 2025 है और 2025 की अगर आप बात कर रहे हैं तो जो आलमी बैंक है उसने अगले चंद रोज में फैसला किया है कि पाकिस्तान के लिए एक नई पॉलिसी का ऐलान करेंगे कि अगले 10 साल में पाकिस्तान को कितने कर्जे देने हैं। लेकिन उसमें माजी के मुकाबले में कुछ तब्दीलियां भी की गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि हर कुछ अरसे के बाद जो सियासी तब्दीलियां आती हैं और उसकी वजह से फिर जो पॉलिसीज़ का तसलसल है वो नहीं रह पाता। तो इस वजह से जो वर्ल्ड बैंक का जो मुतवक्के तौर पर जो अगला 10 साल प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आ रहा है, तो उसमें कोशिश किया गया है कि वो जो पॉलिटिकल चेंजेस पाकिस्तान में होती हैं वो उनके प्रोग्राम को अफेक्ट ना करें। लेकिन शहबाज, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हम वैसे ही कर्जों के दबे हुए हैं और कर्जे लेना कोई अच्छी बात नहीं होती। बेहतर तो यही होता है कि आप सेल्फ रिलायंट हों, लेकिन दुनिया अब ऐसा निज़ाम है कि आप फाइनेंसिंग होती ही है। और ये जो वर्ल्ड बैंक के भी कर्जे होते हैं जो प्रोजेक्ट बेस्ड आमतौर पर होते हैं, अगर उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी मईशत के लिए एक अच्छा असर डाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये बताएं कि वाई हमें इस तरह के कर्जों की क्यों ज़रूरत है, ये पहले सबसे सवाल इम्पोर्टेंट है। कामरान, पाकिस्तान जो है वो आपको पता है कि हमारे जो पास वसाइल उस तरीके से नहीं है, और जितनी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो सोशल सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, वो पाकिस्तान अपने जो वसाइल उनसे पूरा नहीं कर पाता, और इसलिए ज़्यादातर कर्ज़ों के ये लेने की कोशिश करते हैं। फिर ये पॉलिसी एडवाइस भी लेते हैं, उसमें भी ये कर्जे इनको लेने की ज़रूरत पड़ती है। ओवरऑल जैसे हम पहले माजी में भी ये बात करते रहे हैं, कई दफ़ा हमने ये कहा है कि जो कर्ज इट्सेल्फ लेना कोई बुरा नहीं है, उसमें उसके लिए दो चीज़ें उसकी बुनियादी शराइत हैं। एक तो ये कि ये कर्जा जो है सस्ता होना चाहिए, रिलेटिव टर्म्स में महंगा कर्जा नहीं होना चाहिए, और दूसरा जिन जगहों पे इसकी इन्वेस्टमेंट हो वहाँ से रिटर्न हो। अगर बजट सपोर्ट के लिए आप कर्ज ले रहे हैं, अगर आप इसलिए कर्ज ले रहे हैं कि FBR में आपने इस्लाहात करनी है, तो फिर वो पैसे का ज़िया हो रहा है। ये वाला जो अब नॉर्मली, चूंकि वर्ल्ड बैंक भी 2 से 3 किस्म की लैंडिंग करता है। एक उनकी लैंडिंग होती है कंसेशनल, वो सस्ता कर्जा होता है और उसमें अनलिमिटेड नहीं होता हर कंट्री के लिए, कंट्रीज के जो कोटाज हैं वो डिटर्मन होते हैं। एक होता है उनके एक्सपेंसिव, रिलेटिव टर्म्स में एक्सपेंसिव होता है, उतना नहीं होता कि 7-8% के ऊपर, अराउंड 3-4% एक उनका जो कर्ज प्रोग्राम होता है वो, उसमें जो कंट्री की ओवरऑल अगर उसकी डेट के उसके जो इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हैं तो उसके रिलेटेड वो पैसा दिया जाता है। तो और तीसरा इनका एक प्राइवेट सेक्टर को भी ये लैंड करते हैं, उसमें गवर्नमेंट की लैंडिंग नहीं होती। अभी हम जो बात कर रहे हैं हम गवर्नमेंट की लैंडिंग की कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर की उनकी 2 तरह की सपोर्ट होती है वर्ल्ड बैंक की। एक तो किसी भी प्राइवेट कंपनी को ये कर्ज देते हैं, जो पिछले दिनों एक हुआ भी है, और फिर यह ये होता है कि जो बाहर की कंपनीज पाकिस्तान में काम करने आ रही हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके अगेंस्ट एक गारंटीज देते हैं, तो एक इनकी गारंटी एजेंसी भी है। ओवरऑल वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है उसके 4 आर्म्स हैं। एक है आइडा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसके जो कर्ज होते हैं ये सस्ते वाले होते हैं। एक इनका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, ये महंगा कर्जा होता है। तीसरा इनका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये प्राइवेट सेक्टर को लैंड करती है। और चौथा है इनका मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, तो ये जो एजेंसी है ये इन्वेस्टमेंट की गारंटीज देती है, सिर्फ कर्जा नहीं देती। तो ये 4 जो आर्म्स हैं ये मिलकर वर्ल्ड बैंक का ग्रुप बनते हैं। तो नाज़रीन, अभी ये 2025 से 2035 का एक पहला, दुनिया का ये पहला वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम होगा 10 साला, जिसकी वर्ल्ड बैंक का जो बोर्ड है 14 जनवरी को उसकी एक्सपेक्टेड मंजूरी है, उससे वो मंजूर करने जा रहा है पाकिस्तान के लिए। इसका जो टोटल वॉल्यूम, जैसा भी कामरान बता रहे थे, $20 अरब का ये हजम है इसका, जिसमें $14 अरब जो कर्जा होगा वो सस्ता होगा, आइडा का वो कर्जा होगा, और जो $6 अरब का कर्ज होगा वो रिलेटिवली महंगा होगा। लेकिन पाकिस्तान जो कमर्शियल लोन्स ले रहा है, जो कैश डिपॉजिट्स ले रहा है, उससे भी ये कर्ज सस्ता होगा। 2 बुनियादी तरजीहात है ये सारे पैकेज की 10 साला। ये 10 साला पैकेज क्यों आ रहा है? ये 10 साला पैकेज इसलिए आ रहा है कि पाकिस्तान में जिस तेजी से हुकूमतें तब्दील हो रही हैं, तो वर्ल्ड बैंक का ये ख्याल है कि जो हर नई हुकूमत होती है उसकी अपनी एक प्रायोरिटी होती है, तो उसकी वजह से उसके जो लैंडिंग प्रोग्राम है, उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में, वो अफेक्ट होते हैं। अगर ये 2025 से 2035 का पीरियड ले लें तो इसमें कम से कम 3 इंतखाबात होने हैं आइन के तहत। हुकूमत की 5 साल मुद्दत होती है, इस हुकूमत को अभी 1 साल हो गया, तो अगला भी इंतखाब आपको पता है 28 में होगा, फिर 32 में, फिर उसके बाद। तो ये 3 जो इस तरीके से जो इंतखाबात होंगे तो उनके इफेक्ट आ सकते, उससे बचने के लिए ये 10 साल एक प्लान है। दूसरा ये है कि जब ये लैंडिंग प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, अगली गवर्नमेंट उसकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइल्यूट हो जाती है, उसका इम्पैक्ट।
इंपॉर्टेंटली इसके अंदर जो वर्ल्ड बैंक करने जा रहा है कि माजी के बिल्कुल बख्श अभी उसके लैंडिंग प्रोग्राम है पाकिस्तान के लिए, वो तकरीबन 10-12 से ज्यादा सेक्टर्स में वो इन्वेस्ट कर रहा था, उसके लिए कर्जे दे रहा था। अब वर्ल्ड बैंक ने ये फैसला किया कि सिर्फ 6 शोबों में ये कर्जे दिए जाएंगे और 10 शोबे ऐसे हैं जिनको भी कर्ज मिल रहे थे उनके कर्ज बंद कर दिए जाएंगे, विच इन अ सेंस इज अ पॉजिटिव थिंग कि वो एरियाज जहां पे प्राइवेट सेक्टर लैंड कर सकता है तो वहां पे वर्ल्ड बैंक से कर्जा क्यों लिया जाए। जैसे आपका ट्रांसपोर्ट का शोबा है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन है, फिर और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, टेलीकॉम है, हायर एजुकेशन, तो यहाँ पे हम लैंडिंग नहीं करेंगे। वर्ल्ड बैंक किन एरियाज में लैंड करने जा रहा है? जो 6 शोबे उसने पिक किए हैं, सबसे टॉप के ऊपर है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा जिस तेजी से पाकिस्तान में एनवायरनमेंट की जो चेंजेस आ रही है, क्लाइमेट चेंजेस आ रही है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को कैसे करना है उसके लिए कुछ मंसूबे शुरू करना चाहता है पाकिस्तान में। चौथा है डीकार्बनाइजेशन और जो एयर पोल्यूशन है इसके लिए। पांचवा है फिस्कल स्पेस को इंक्रीज करना और छठा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जो होगी उसको प्रमोट करना। तो कामरान ओवरऑल अगर आप वर्ल्ड बैंक का थीम देखें वो एक सिलेक्टिव, स्टेबल और लार्जर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड करना पाकिस्तान में चाह रहे हैं। वो छोटे स्केल के प्रोजेक्ट्स, बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म की जो फिस्कल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स आते हैं उसके अंदर वो मजीद पाकिस्तान को कर्ज नहीं देना चाह रहे। और आई थिंक ये बिल्कुल उनका दुरुस्त फैसला भी है, क्योंकि वैसे तो जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया, वर्ल्ड बैंक हर तरह के पहले जो प्रोजेक्ट्स थे उनको फाइनेंस कर रहे थे और इसी वजह से जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, उनके ऊपर भी ये तनकीद होती है। इवन हमारा जो पावर सेक्टर है, बहुत से लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान में आज जो जितना पावर सेक्टर्स के अंदर डिस्टॉर्शन है, तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनकी पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इट इज़ गुड कि अब उन्होंने एरियाज को सिलेक्ट किया और आई थिंक जिस तरह हेल्थ एंड एजुकेशन है और क्लाइमेट को भी आप ले लें, ये वो एरियाज हैं जिसमें बिल्कुल बात ठीक है कि प्राइवेट सेक्टर शायद उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो तो अपना रिटर्न देखते हैं ना जब इन शोबों में इन्वेस्ट करते हैं। और ये वैसे भी किसी रियासत की जिम्मेदारी होती है। अगर आप ओवरऑल नंबर्स भी देखें, मसलन हेल्थ की अगर आप बात करें, जो हमारे यहाँ छोटे बच्चों की ग्रोथ है, स्टंटिंग ग्रोथ का जो इशू है, एक सीरियस एक प्रॉब्लम है। एजुकेशन की बात करें, स्टिल आपको पता है कि 25 मिलियन यानी कि जो 2.5 करोड़ बच्चे जिनको स्कूल में होना चाहिए वो स्कूल में नहीं है। तो इसके इन्होंने कुछ बेंचमार्क भी रखे हैं। लेट्स से 2025 से शुरू करेंगे 2035 तक, अगर ये जो 6 एरियाज को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है तो आई एम श्योर कि कुछ एरियाज भी इन्होंने रखे होंगे कि अगर आज हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, क्लाइमेट के हवाले से बात करें, तो क्या ये सिर्फ इसी हद तक की है या उन्होंने बाकायदा एक पूरा रोड मैप है कि उन्होंने अचीव क्या करना है? मैंने इनके डॉक्यूमेंट देखा है जो वर्ल्ड बैंक का बोर्ड अप्रूव करने जा रहा है, वो अच्छा डॉक्यूमेंट बनाया हुआ इन्होंने। उसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, हम इसकी फॉलोअप स्टोरीज भी करेंगे। कुछ चीज़ें जो पॉलिटिकली सेंसिटिव चीज़ें थी या कुछ इस तरह की उनकी कमेंट्री थी उसको मैंने टच नहीं किया स्टोरी के अंदर भी, और आज भी उस पर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। एक तो ये जो उन्होंने बिफोर कमिंग टू योर क्वेश्चन, उन्होंने जो 4 बुनियादी चीज़ें उन्होंने आइडेंटिफाई किया ना कि पाकिस्तान में, जिसका भी जिक्र आप कर रहे थे, हेल्थ इंडिकेटर्स इतने बुरे हैं, एजुकेशन के इंडिकेटर्स इतने बुरे हैं, और इसके बावजूद है कि जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड आया था जिसमें सूबों का जो हिस्सा है वफाक के जो महसूलात है उसमें 10% बढ़ा दिया गया था। तो उसके लिए उम्मीद यही थी कि चूंकि सूबों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो ज्यादा खर्च कर पाएंगे और इंडिकेटर्स बेहतर हो जाएंगे। ये ऐसे कि जैसे 26वीं तरमीम के वक्त कहा गया था कि 26वीं तरमीम इसलिए जरूरी है कि लोगों को बड़ी तेजी से इंसाफ मिलेगा, और आज कहा जा रहा है कि नहीं, मिलिट्री कोर्ट से तेजी से इंसाफ मिलेगा, वहां से नहीं इंसाफ मिलेगा। तो इस तरह की जो लॉजिक्स होती हैं वो फिर उस पर सवालात आते हैं। इसमें अगर आप देखें जो इनकी कहा जी कि इनकंसिस्टेंट पाकिस्तान में जो ओवरऑल जो एक पोलिटिकल एनवायरनमेंट है वो है, फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, फिर जो एक चीज उन्होंने आइडेंटिफाई किया जिसका आपसे भी रिलेटेड चीज है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स उनका बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं पाकिस्तान, जिसकी वजह से वो राइट एरियाज पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा। अब जो टारगेट्स की आप बात करें, अहदाफ, उन्होंने 10 साल अहदाफ भी रखे हैं और 5 साल भी रखे हैं। हम चूंकि हम 10 साल की बात करें तो 10 साल के अहदाफ अगर आप उनके देखते हैं, पाकिस्तान में जो चाइल्ड स्टंटिंग है, गालिबन इमरान खान साहब आखिरी वज़ीर आज़म थे जिन्होंने इसके ऊपर बात की, शायद मैंने शहबाज शरीफ साहब के मुंह से कभी सुना नहीं, मेरी इग्नोरेंस हो सकती है अगर उन्होंने इस पर कोई बात की हो। उन्होंने कहा चाइल्ड स्टंटिंग जो है इसको कम करेंगे और कम से कम 54 मिलियन जो लोग हैं उन तक ये उनके इस तरह के प्रोजेक्ट डिजाइन करें, उन तक पहुंचा जा सके। अगले 10 साल का ये टारगेट है। जो फैमिली प्लानिंग है उसमें 18 मिलियन खवातीन तक जो है वो उनको अप्रोच करेंगे और फैमिली प्लानिंग के हवाले से इनके कुछ प्रोजेक्ट्स के लॉन्च करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में आपको पता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.6% है तकरीबन, और हमारी जो GDP ग्रोथ है ये वो 1% भी नहीं आई पहली सहमाही की।
न्यूट्रिशन के हवाले से वो लोगों को टारगेट करने जा रहे हैं। फिर वाटर सप्लाई के 60 मिलियन लोगों तक वाटर की और सैनिटेशन की उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। हालांकि ये वो एरियाज हैं जहां पे सूबों के पास इतने पैसे हैं वो खुद भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। वो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं और पार्लियामेंटेरियंस अपनी जो तनख्वाहें हैं वो बढ़वाते हैं। फिर एजुकेशन के अंदर भी जैसे आपने जिक्र किया आउट ऑफ स्कूल का, कि तकरीबन 25 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल, और इनका ये ख्याल है कि हम अगले 10 साल में 12 मिलियन जो बच्चे हैं उन तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाएंगे। और ये सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में जो है वो अब वर्ल्ड बैंक लैंडिंग करेगा। इसके जो ऊपर वाले जो टीयर्स एजुकेशन के इंक्लूडिंग हायर एजुकेशन, उसको अब वर्ल्ड बैंक लैंड नहीं करेगा। फिर इसी तरीके से इनका जी 17 मिलियन लोगों तक जो न्यूट्रिशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। और इंपॉर्टेंट चूंकि क्लाइमेट चेंज इतना रैपिडली पाकिस्तान को अफेक्ट कर रहा है और उस तरीके से हमें उसकी रियलाइजेशन नहीं है। अब देखिए जनवरी का महीना और उस तरीके से ना इस्लामाबाद में आप सर्दी महसूस करती हैं, नॉर्दर्न एरियाज में भी वो वाली सर्दी नहीं जो कभी हुआ करती थी। तो वर्ल्ड बैंक का ये प्लान है कि अगले 10 साल में 78 मिलियन जो लोग हैं पाकिस्तानी, उनको प्रोटेक्ट करना है, क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना है उनको अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। दिस इट्स अ वेरी बिग गोल। और डिकार्बनाइजेशन में भी उनके इसी तरह के अहदाफ हैं। एयर पोल्यूशन उसको 25% कम करना है। टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है उसको बेहतर करना है जी, 15% तक लेके जाना है 10 साल में। ये मुझे इस पर थोड़ा सा वैसे है कि ये इनका क्या हदफ है। फिर इंपॉर्टेंटली जो पाकिस्तान की नीचे जो बॉटम 50% पे है पाकिस्तान की आबादी, 40% आपको पता ना, आपको हमारा जो है वो पॉवर्टी रेट है। तो बॉटम 50% और जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उस तक गवर्नमेंट का जो बजट है उसकी जो उसमें 60% तक, उसको 60% तक इजाफा करना। तो गोल्स अच्छे हैं। लेट्स होप कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएं और लेट्स होप कि जिस तरीके से ये प्लान किया गया उसी तरीके से ये एग्जीक्यूट भी हो जाए। और खुदारा जब अभी तो ये एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क अप्रूव होने जा रहा है, जब इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की बारी आए तो इसकी जो प्लानिंग है, इसका जो पॉलिसी मैट्रिक्स है, वो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स डिसाइड ना करें और वो सिर्फ वर्ल्ड बैंक का ही ना हो, उसमें ब्रॉडर कंसल्टेशन हो। वरना फिर वही होता है जो हुआ था कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने वो जो है प्रोग्राम फॉर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी वाला जो पेज 2 था, वो उन्होंने एग्री कर लिया कि चीन के जो हम प्रोजेक्ट्स हैं उसको रीनिगोशिएट करेंगे। हम नहीं कर सके उनके एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स रीनिगोशिएट। वर्ल्ड बैंक ने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और $500 मिलियन का कर्जा भी हमारा गया, पाकिस्तान की बदनामी भी हुई और हुकूमत ने झूठ भी लोगों से बोला कि इसको वर्ल्ड बैंक ने रिबट किया इस चीज़ को, हालांकि वर्ल्ड बैंक ने इसको कैंसिल कर दिया। तो जब ये प्लानिंग स्टेज आती है वहां पे जाके ये सारी काम करने की जरूरत होती है। अम्ब्रेला फ्रेमवर्क अप्रूव करवा लें, अच्छी बात है, लेकिन जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स इसके लिए सिलेक्ट होंगे वो बेहतर तरीके से होने चाहिए। इस प्रोग्राम की जो बाकायदा मंजूरी है वर्ल्ड वो जल्द देगा और जब वो देगा तो कोशिश करेंगे कि फर्दर भी इस पे डिस्कशन करें। यहाँ पे ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद एक और बड़ा फैसला जो हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने किया वो है जो बढ़ता बोझ है पेंशन्स का, जो सरकारी मुलाजमीन का, उसको किस तरीके से कम करना है। कुछ अहम फैसले लिए गए हैं और वो फैसले क्या हैं और कितना उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कौमी खजाने के ऊपर, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जून में जब गवर्नमेंट ने बजट पेश किया था तो उसमें जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन की मद में 1000 अरब रुपए से ज़्यादा रखे गए थे और ये गुज़श्ता सालों के मुकाबले में अगर आप देखें तो हर साल बड़ा तेज़ी से जो पेंशन का बिल है उसमें इजाफा होता जा रहा है और मायरीन का भी और ख़ुद हुकूमत को भी इस बात का अंदाज़ा है कि जिस तरीके से सरकारी मुलाजमीन की पेंशन बढ़ रही है ये इन द लॉन्ग रन सस्टेनेबल नहीं है। एक छोटी सी अगर आप बात करेंगे, अगर ये इसी पेस के साथ हम चलते रहे तो 10 साल के बाद यानी कि 2035 में जो सिर्फ पेंशन का बिल होगा हमारा वो 4752 अरब रुपए होगा और जो पाकिस्तान की मईशत है ये उसके लिए बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। और शहबाज इसी खतरे को भांपते हुए कि जो बढ़ता ये पेंशन का बोझ है, हमने देखा है कि इस हफ्ते हुकूमत पाकिस्तान ने 3 नोटिफिकेशन निकाले हैं। तो डू यू थिंक दैट दे आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन और वो नोटिफिकेशन क्या है और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो गवर्नमेंट के ऊपर इस वक्त ये का बोझ है? ये एक अच्छा इनका फैसला है हुकूमत का और इसमें ख़ास तौर पर इस पे इंटरनल कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा हुई थी। उसकी वजह ये थी कि पेंशन के हवाले से जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो पाकिस्तान मिलिट्री है। तो मिलिट्री अगर पेंशन का जो जितना भी बजट एलोकेट होता है हर 3 रुपए में से 2 रुपए जो है वो मिलिट्री पेंशन्स में जाते हैं और चूंकि उनका वो स्ट्रक्चर ऐसा है सर्विस का कि उनकी रिटायरमेंट बहुत जल्दी हो जाती है और बहुत सारे केसेस में यंग
एज में रिटायरमेंट हो जाती है, कुछ मिड एज में जाके रिटायरमेंट होती है, और बड़ा रेयर होता है कि टॉप पे जाके कुछ ज़्यादा लोग रिटायर होते हैं। तो इसलिए हैवीली जो टिल्टेड है जो पेंशन का बजट वो मिलिट्री की तरफ से। तो ये जो स्टेप लिया गया है इसका मतलब है कि जो कंसेंसस है वो मिलिट्री और सिविलियंस में हुआ फाइनली कि जिस तरीके से पाकिस्तान का पेंशन का बजट बढ़ रहा है ये सस्टेनेबल नहीं है, तो इसको ठीक करने की जरूरत है। कड़वा घूंट दोनों साइड्स ने पिया है, ज्यादा इसका इंपैक्ट मिलिट्री पे आएगा और ये एप्लीकेबल दोनों जगहों पे है। अगर इसकी सिर्फ एक एग्जांपल है, आपने जिस तरीके से कहा कि ये बजट बढ़ रहा है, 2014 में सिर्फ 204 अरब रुपया जो था वो रखा गया था टोटल पेंशन्स के लिए। ये रकम इसमें 404% इजाफा हुआ है पिछले 10 साल में, 404%, और यह बढ़कर 1040 अरब रुपया हो गया। इतना रैपिडली आपका जो पेंशन का जो बजट है वो इंक्रीज हो रहा है। और अगर हुकूमत कुछ ना करती, जैसा आपने अभी बोला, तकरीबन 4800 अरब रुपए तक ये आपका पेंशन का बजट पहुंच जाता 2035 में। तो अब अगर ये जो इन्होंने स्टेप्स लिए हैं वो भी बता देते हैं वो क्या है। ये स्टेप्स लेने के बाद जो एंटिसिपेटेड सेविंग है जो वजारत खजाना ने कैलकुलेट किया है कि इन तमाम इकदाम के बाद जो अभी तक हुकूमत कर चुकी है 1700 अरब रुपए की बचत होगी अगले 10 साल में। और ये जो तकरीबन 4800 अरब रुपया पेंशन का जो बिल होगा वो 2035 में उसका जो एस्टिमेटेड बजट है वो 3100 अरब रुपए के करीब है। 36% उसमें कमी है कामरान। लेकिन अभी भी देखें, अगर ये रिफॉर्म्स ना होती तो टोटल 10 साल में, हर साल तो बजट आपने देना है ना, टोटल एलोकेशन की बनती थी 26,334 अरब रुपया, 26 ट्रिलियन। और अब कर लिया इन्होंने इस काम, तो उसके बाद इनका ख्याल जो सेविंग होगी उस सारा कुछ करने के बाद तो ये 19,611 अरब रुपया। बट चूंकि ये इसको जरा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बट इसको अगर सिंपल रखें, कम से कम 1700 अरब रुपए की सेविंग और 36% कम बजट इसमें। अब अगर नोटिफिकेशंस पे आ जाएं कि असल में फैसला हुआ क्या है, क्योंकि इसमें यकीनी तौर पर दिलचस्पी है सरकारी मुलाजमीन को जो करंट भी हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं कि उनको कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ है इस फैसले से। देखिए डेफिनेटली नुकसान तो लोगों का हुआ है। इसमें एक चीज क्लैरिफाई कर दें, इसमें ज्यादातर जो इकदाम हैं जो इम्पैक्ट आएगा वो 1 जनवरी के बाद जो लोग रिटायर होंगे उनके ऊपर आएगा। कुछ केसेस में पहले वाले रिटायर्ड जो लोग हैं उसमें भी इम्पैक्ट आएगा। 2-3 बड़े काम हुए। नंबर 1, उनकी जो पेंशन कैलकुलेट कैसे होगी वो फैसला इन्होंने किया है, उसको चेंज किया है। फिर नंबर 2, जो ज्यादा जो पेंशन लेते थे, मतलब एक से ज्यादा पेंशन लेते थे, वो उन्होंने बंद किए। और तीसरा जो है इसका जो फ्यूचर इंक्रीज का एक मेथड दे दिया। जो ग्रॉस पेंशन है, जो सबसे बड़ी चेंज आई है, जो नए लोग रिटायर हो रहे हैं उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। इस वक्त जो ग्रॉस पेंशन लोगों को मिलती थी, उनकी जो पिछली आखिरी तनख्वाह होती थी ना, उसके एक अमाउंट होती थी, एक फार्मूला के तहत उसको उसकी बेस पे पेंशन मिलती थी। ये चीज अब खत्म कर दी गई है। अब पिछले 2 साल की जो सैलरी होगी उसका एवरेज लिया जाएगा। तो अब आपकी आखिरी सैलरी डेफिनेटली ज्यादा होती है, हर साल आपको इंक्रीज मिल रहा होता है। और 2 साल में समटाइम्स ऐसे होता है कि 21 और 22 या 20 से 21 में प्रमोट हो रहे थे, वो उनके चेंजेस आती हैं। तो वजारत खजाना का ये ख्याल है कि इस चेंज से 2% लोगों की जो पेंशन है वो कम होगी। उनका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ एक फैक्टर की वजह से। बट अगेन ये माइनस है, पॉजिटिव नहीं है। तो 2% ग्रॉस पेंशन में इनका कमी आएगी। बट इसमें एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पहले ये जो था ना एवरेज होती थी 3 साल की, 1986 में इसको तब्दील किया गया। 1954 में जब ये सारे रूल्स वगैरह बने थे तो उस वक्त इसी तरीके से होता था 3 साल की एवरेज पे। 1986 में ये फैसला हुआ कि नहीं, इसको लास्ट ड्रॉन जो सैलरी है उस पर ले जाया जाए। फिर जो इंक्रीज करने का जो फार्मूला है उसमें बहुत ज्यादा इन्होंने चेंजेस किए हैं। सबसे बड़ी चेंज उसके अंदर ये है, फॉर एग्जाम्पल इस साल आपकी पेंशन 100 रुपया है और हुकूमत 10% उसमें इजाफा अनाउंस कर देती है, तो 110 रुपए होगी। तो अगले साल आपको जितना भी इंक्रीज मिलेगा, पहले मिलता था 110 रुपए पे, अब उनका नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमने आपकी एक बेस मुकर्रर कर दी है। ये जो 10% आपका इजाफा है ये अब ट्रीट होगा एडहॉक पेंशन। जिस तरह तनख्वाह के अंदर एक कॉन्सेप्ट है ना, जो गलत कॉन्सेप्ट है एडहॉक का, वही कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। ये यहाँ पे गलत किया है इन्होंने। एडहॉक पेंशन कुछ नहीं होती। पेंशन में जो इंक्रीज है वो आपको इनको उनके अंदर वो करना चाहिए थे, मच इन्होंने नहीं किया। उनका यहाँ से हमें सेविंग मिलेगी। फिर तीसरी चीज इसके अंदर ये है कि जो पेंशन में इंक्रीज आएगा वो गुज़श्ता 2 साल का जो इन्फ्लेशन रेट होगा मजमूई 2 साल का, उसका 80% जो होगा उसके बराबर पेंशन में ये इंक्रीज देंगे। और जो मेजर इसके अंदर जो कम्यूटेशन थी, इनकी एक ऑप्शन होती है पेंशनर्स के पास कि उनकी जो 7.5 साल की उनकी जो पेंशन होगी उसका ये 35% एडवांस में ले सकते हैं। तो कम्यूटेशन को आप पेंशन की जो बेस है उससे
निकाल दिया गया है। तो अगर लोग कम्यूटेशन लेंगे तो उसको, अगर किसी ने फॉर एग्जांपल 35 रुपए 100 में से कम्यूटेशन ले ली, तो उसको जो अगला इंक्रीज मिलेगा वो 65 रुपए की बेस पे मिलेगा, 100 रुपए की बेस पे नहीं मिलेगा। और लास्टली जो इंपॉर्टेंट चेंज है कि जो लोग एक से ज्यादा पेंशन ले रहे थे बजट से, वो खत्म कर देंगे। इसका इंपैक्ट पिछले लोगों पे भी होगा जो पहले रिटायर हुए, अब वो एक ही पेंशन लेंगे। लेकिन इसमें एक क्लैरिफिकेशन ये है, कुछ लोग ऐसी पेंशन भी ले रहे हैं जिसका बजट से कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जांपल EOBI जो एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन है, या वर्ल्ड बैंक की पेंशन है। हमारे कुछ लोग जो है वो वर्ल्ड बैंक से भी रिटायर हुए हैं, वो इधर से भी गवर्नमेंट के साथ भी काम के वहां से पेंशन ले रहे हैं, वो इफेक्ट नहीं होंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कौमी खजाने से जो, और इसका जो मैं पढ़ भी रहा था, जो आपने शुरू में भी कहा कि जो मेजर इम्पैक्ट है कि शायद 70% जो हैं जिनका ताल्लुक फौज से है, जो लोग रिटायर्ड होते हैं, क्योंकि उनका एक सिस्टम है आमतौर पर, लेट से कि कई कोटा भी होता है गवर्नमेंट में, आप कर्नल ब्रिगेडियर रिटायर हुए हैं तो फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे आप सरकारी किसी और सिविलियन इदारे में आ जाते हैं, तो आपको उधर से भी पेंशन मिलती थी, इधर से भी पेंशन मिल रही थी। सो इट इज़ अ गुड डिसीजन इन दैट सेंस कि कौमी खजाने से अगर आपको पेंशन जो है वो मिल रही है तो दो क्यों मिले आपको, तो उसमें तो आई थिंक इन्होंने एक अच्छा ये बेहतर फैसला है। ओवरऑल अगर इसको देखें मजमूई तौर पर अच्छा फैसला है लोगों के लिए, तो जाहिर सी बात है जो अफेक्ट होंगे तो उसको अच्छा नहीं कहेंगे। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत के नाज़रीन अखराजात बढ़ रहे हैं, 20% सालाना ग्रोथ अभी भी अखराजात के अंदर, अगर आपका टैक्स कलेक्शन 26% से बढ़ रही है मजमूई तौर पर और खर्चे आपके 20% से बढ़े, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर इन्फ्लेशन रेट 4% है तो खर्चा भी उसी रफ्तार से बढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। कड़वा घूंट भी है दोनों ने, सिविलियंस ने भी और मिलिट्री लीडरशिप ने भी, लेकिन ज़रूरी था। इसी तरीके से जो एक और बोल्ड स्टेप अभी तक हुकूमत ने नहीं लिया और उसको लेना, वो ये है कि वजारतें बंद करें जो गैर आईनी वजारतें हैं। गैर आईनी इसलिए कि सूबाई मैटर्स हैं, सूबाई सब्जेक्ट्स और वजारतें वफाकी हुकूमत चला रही है। बहरहाल हम ओवरऑल ये जो इनिशिएटिव है इसको अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि IMF के प्रोग्राम के ऊपर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। हम IMF के प्रोग्राम में हैं और IMF जब आपको प्रोग्राम देता है तो फिर सख्त शराइत भी आयद करता है। अभी कुछ ही माह हुए हैं जब हम IMF के प्रोग्राम में हैं और हम आगाज़ में ही कह रहे थे कि, और शहबाज का ये कंसिडर्ड व्यू है, बहुत से इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी मानते हैं कि ये एक बैडली निगोशिएटेड प्रोग्राम है, जो शराइत हैं वो मुमकिन नहीं है फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए। जो भी रेलेवेंट इदारे हैं वो उस पर अमल दरामद करें, और अब जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो लग यही रहा है कि मुश्किलात में गवर्नमेंट की इजाफा हो सकता है। इससे पहले भी 2 डेडलाइन का या जो कंडीशन थी उनका जिक्र किया था, जो हुकूमत मीट करने में नाकाम रही। एक का कल भी जिक्र किया था, जो पहले 6 माह में एक टैक्स का टारगेट था वो अचीव नहीं कर पाए, और दूसरा ताजरों का जो ताजरों से कलेक्शन। अब ये एक और जो डेडलाइन थी जिसमें हमने अब गुजर गया 2025 आ गया, दिसंबर 2024 तक, जो सॉवरन वेल्थ फंड एक्ट 2023 था, उसमें IMF ने कहा था कि तरमीम करें कि वो शायद इतना कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं है। वो डेडलाइन एक्सपायर हो चुकी है, तो क्या इसकी इंप्लीकेशन है? कामरान, ये एक सीरियस और मेजर ब्रीच है पाकिस्तान के पार्ट के ऊपर, और ये टू बिगिन विद हुकूमत को इस शर्त के ऊपर एग्री ही नहीं करना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्ट बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन हमें ये पता था कि इसको अमेंड करना आसान नहीं है, और हुकूमत ने इसको काफ़ी हद तक रेजिस्ट भी किया। फिर इनके जो मुज़ाकरात थे, उस वक्त हम बात कर रहे हैं लोन प्रोग्राम के अप्रूवल से पहले, वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। इसके ऊपर एक वो आ गया था एक पॉइंट कि जहाँ पे आगे चीज़ें रुक गई थी। तो फिर वजारत खजाना ने फैसला ये कि ठीक है कि IMF की ये शर्त मान लेते हैं, और उसमें उन्होंने एक जो कंसेशन ली IMF से। IMF ये कह रहा था कि आप अक्टूबर 2024 तक इस कानून को अमेंड करें, तो हुकूमत ने कहा कि नहीं, अक्टूबर तो बहुत जल्दी है, हम दिसंबर 2024 तक इसको अमेंड कर लेंगे। फिर इनका इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और ये एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क का मतलब ये होता है जिसका वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं कि ये एक वो चीज़ है जो आपके जो सिस्टम के अंदर है ना, जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं इकोनॉमी के, उसके अंदर तब्दीली। और ये स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है जो कि हुकूमती मलकियती अदारे हैं, उनके गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बेहतर ट्रांसपेरेंट बनाना है और एफिशिएंट बनाना, उससे रिलेटेड है। बेसिकली पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड एक्ट 2023 में जो बनाया गया था, उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के जो 7 सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श इदारे हैं, उनकी मलकियत इस फंड को दे दी जाए, और वहां से ये जो फंड है
उनके जो शेयर्स हैं वो गल्फ ममालिक को बेचेगा। तो इसी के ऊपर हुकूमत को, IMF को इतराज था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कैसे एक सॉवरन वेल्थ फंड को, एक जो वफाकी हुकूमत का निज़ाम है अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 का, उसके आप बिल्कुल उसके पैरेलल, उसके मुतवाजी कैसे आप खड़ा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि आपको इस फंड के जो कानून है इसके अंदर बुनियादी तरामीम करनी पड़ेगी। वो बुनियादी तरामीम क्या थी कि जी अभी कानून है, ऑल्दो ये फंड अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ। ऑपरेशनलाइज इसलिए नहीं कि ये जो इख्तलाफात है IMF के और हुकूमत के, वैसे तो हुकूमत ने रजा बाकिर साहब की जो फर्म है जहां भी आजकल वो काम करते हैं, वो फर्म बाकिर साहब की तो नहीं है, जो साबिक गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एक एडवाइजरी फर्म है, उनको एंगेज भी किया था इसको ऑपरेशनलाइज करने का प्लान बनाने के लिए, पर वो चीजें भी आगे नहीं बढ़ी। अभी ये जो फंड है, ये जो 7 इदारे जिसमें OGDCL है, PPL है, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, मारी गैस है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, बड़े बड़े नाम है ना, गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है, फिर पाकिस्तान डेवलपमेंट फंड है, फिर नीलम जलम प्रोजेक्ट है। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके, ये जो कंपनीज हैं, इनके मुनाफे जो हैं ये इस फंड के अंदर जाने चाहिए। वहां से अपनी मर्जी से जहां मर्जी वो खर्चा करें। इनके जो शेयर्स हैं जैसे OGDCL, PPL, मारी, ये गल्फ कंट्रीज को बेच सकते हैं और बगैर कंपैरेटिव प्रोसेस। तो ये सारी चीजों पर एतराज था IMF ने। हुकूमत ने अब इनको ये कहा था, पहले तो ये मान गए कि जी ठीक है हम कानून बदल देंगे। अब ये कहते हैं कि कुछ चीज हम कानून में बदलेंगे और कुछ हम रूल से चेंज करेंगे। तो IMF इस चीज के ऊपर नहीं मान रहा। IMF कह रहा है कि आपने जो चीज हमसे कमिट की है वो आपको डिलीवर करनी है। तो ओवरऑल तो इसका ये सिचुएशन बन रही है, तो ब्रीच है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर IMF को इसके ऊपर फाइनली क्या व्यू लेता है। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है, ये जब ज़रा PDM की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त ये सॉवरन वेल्थ जो फंड और एक्ट ये लाया गया था, और पर्पज उस वक्त ये था कि SIFC भी बनी थी कि एक्सपेडाइट किया जाए हमें। उस वक्त हम दिवालिया होने के भी करीब थे कि डॉलर्स का इनफ्लो आए, और वो हमने देखा कि प्रोसेस तो कहीं पीछे ही रह गया उस तरीके से। तो फिर इस एतबार से डू यू थिंक कि अभी भी इस सॉवरन वेल्थ फंड की उस तरीके से जरूरत है जो आज से 1.5-2 साल पहले थी? कामरान, फंडामेंटली पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि कैश स्टार्व्ड है, हमारे पास असासे नहीं है, हमारे पास नहीं है, पैसे नहीं है, तो ये फंड्स वहां पे बनते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो। जैसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है जो सऊदी अरेबिया का, जो रिकॉर्ड खरीदना चाह रहा है, तो हम तो असासे वैसे बेचना चाह रहे हैं कि हम उसके पैसा रेज करके अपने कर्जे उतारे या अपना जो करंट अकाउंट है उसको फाइनेंस करें। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में इसका उस तरीके से कोई बनता भी नहीं। नाज़रीन, बहरहाल अगेन ये हम हाईलाइट इस चीज को इसलिए कर रहे हैं कि हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये प्रोग्राम जिस तरीके से नेगोशिएट हुआ था, जल्दी में नेगोशिएट हुआ था। हम कुछ चीजें इसलिए मान ली कि अभी प्रोग्राम साइन कर लो, बाद में देख लेंगे। जब बाद में देख लेते हैं तो फिर आपका जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, क्रेडिबिलिटी ट्रस्ट है का जो एक इशू आता है वो खड़ा हो जाता है, और अगेन वो इशू दोबारा खड़ा होगा। इस दफा जो ब्रीच है वो वजारत खजाना की तरफ से है, किसी और वजारत की तरफ से नहीं है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के जो खारजा अमूर है उसके हवाले से। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। 2024 अगर खारजा पॉलिसी की बात करें तो चैलेंजिंग साल था पाकिस्तान के लिए। आगाज़ अगर आप देखें तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तनाज़े से शुरू हुआ। ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल जो हमला कर दिया, उसके जवाब में फिर पाकिस्तान को भी कार्रवाई करनी पड़ी, पर क्विकली फिर दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो गए, और अंजाम जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो इस वक्त टेंशन है उसकी वजह से हुआ। फिर इस बीच जो नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनका इंतखाब हुआ। तो इन तमाम डेवलपमेंट्स को सामने रखते हुए 2025 खारजा अमूर के हिसाब से पाकिस्तान के लिए कोई इतना आसान साल नहीं होगा। और इसी तनाजुर में इसी हफ्ते एक अहम मीटिंग हुई दफ्तर खारजा में, जिसकी सदारत वज़ीर खारजा इसहाक डार ने की। और इस मीटिंग में जो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं मुख्तलिफ ममालिक में तैनात, इंपॉर्टेंट जो कैपिटल्स हैं और मल्टीलैटरल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर, जिसमें चीदा जो एम्बेसडर्स जिन्होंने शिरकत की उस इजलास में वाशिंगटन उसमें शामिल था, न्यूयॉर्क, जिनीवा, और अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान के नाजुम अमूर हैं वो उसमें मीटिंग में शामिल थे। और पर्पज़ ये था कि यूजली तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हर साल एक एनवॉयज कॉन्फ्रेंस एक्सटेंडेड होती थी 3 रोज़ा, जिसमें तमाम जो एनवॉयज हैं वो अपना इनपुट देते थे, रिकमेंडेशंस देते थे। इस दफ़ा लिमिटेड लेवल पे हुई, और जो मेरी मालूमात हैं कि इन एम्बेसडर्स को जो बुलाया गया था वो किसी और इदारे ने जो इन हाउस कंसल्टेशंस के लिए बुलाया था। तो दफ्तर खारजा ने बेहतर समझा कि हम भी इनके साथ एक कंसल्टेशंस कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंटली 2 के अहम चैलेंजेस की बात हो रही थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये
एक हैप्पीली इन्होंने अरेंज किया था, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के जो इस वक्त भारत के अंदर जो नाज़िमुल अमूर हैं वो नहीं थे, ईरान में जो हमारे एम्बेसडर हैं वो मौजूद नहीं थे, यूके के में जो हमारे एम्बेसडर हैं वो भी हाई कमिश्नर वो मौजूद नहीं थे, यानी कि ये की कैपिटल्स हैं वो मौजूद नहीं थे। तो पता मुझे यही चला कि क्योंकि किसी और मीटिंग के लिए उनको दावत दी गई थी किसी और इदारे ने, तो वो यहाँ पर आया था। बहरहाल जो डिस्कशन हुई है उसमें फोकस, क्योंकि अमेरिका में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं वो भी मौजूद थे, ज़्यादातर फोकस रहा इसी की चीज़ के ऊपर। एक तो कि अब ट्रंप आ रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उसके इम्पैक्ट मल्टीपल हैं। एक तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर क्या इम्पैक्ट होगा, फिर ट्रंप की जो पॉलिसी है इंटरनेशनल जो उसके अप्रोच होगी, रीजन को लेकर के होगी, उसका भी पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो ओवरऑल जो एम्बेसडर हैं हमारे अमेरिका में, उन्होंने अपनी असेसमेंट भी दी और अपनी रिकमेंडेशंस भी दी हैं। तो की मीटिंग थी, अब देखते हैं क्या कामरान इसमें आपको इनपुट आपका क्या है कि क्या परेशानी है हुकूमती कैंप में कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जब आएंगे तो उनकी पॉलिसीज टुवर्ड्स पाकिस्तान चेंज होगी? एंड लेट मी क्लैरिफाई इवन बिफोर यू आंसर, वो जो परेशानी है वो गालबन इमरान खान साहब वो उसमें फैक्टर ही नहीं है, वो फैक्टर्स कुछ और हो सकते हैं। डू यू थिंक कि हमारे यहाँ कोई एंग्जाइटी पाई जाती है किसी किस्म की, या हमें पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कैसी पॉलिसी अपनाएंगे और हमारा उसके बारे में रिस्पॉन्स क्या होगा? बिल्कुल, आई थिंक जो आपने बात की ना कि हमारे यहाँ हम अब जब अमेरिका ताल्लुकात की बात कर रहे हैं और ट्रंप की जो दूसरी प्रेसिडेंसी की बात कर रहे हैं, तो लोग उसको नैरो डाउन कर देते हैं एक इमरान खान की हद तक। वो इमरान खान तहरीक इंसाफ वालों के लिए या कुछ वहाँ पर जो लोग हैं एक फैक्टर होगा, बट दैट इज़ नॉट द फैक्टर। जो ओवरऑल ब्रॉडर अगर आप देखें उसमें तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल कंसर्न्स हैं। और जो मेरी मुतलका हुकाम से बात हुई है तो हमारे यहाँ तो वैसे बहुत ज़्यादा आजकल चर्चा है जो रिचर्ड ग्रिनेल हैं उनका, जो एक खुसूसी एलची हैं जिनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा बाकी जो इस वक्त ट्रंप की जो इंतज़ामिया है उसमें कुछ ऐसे लोग हैं, मसलन जो एक असेसमेंट के मुताबिक जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे मार्को रूबियो, फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनका पाकिस्तान से मुतालिक बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। तो डेफिनेटली देयर इज़ अ सर्टन लेवल ऑफ एंग्जाइटी कि जो एक परेशानी भी है कि जो ट्रंप हैं वो आएंगे तो किस तरह की पॉलिसीज़ अपनाते हैं। फिर इसी तरह से एक जो इंडिकेशन हमें मिली भी है, इवन जब बाइडन थे तो जो पाकिस्तान का जो लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम है उसको जिस तरीके से निशाना बनाया है, तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, मिसाइल प्रोग्राम हो, वो भी निशाना बन सकता है। तो डेफिनेटली देयर इज़ अ सर्टेन लेवल ऑफ एंग्जाइटी, और उसी को सामने रखते हुए ये जो कंसल्टेशन हुई है कि पाकिस्तान को किस तरीके से अब अपनी पॉलिसी को दो चीज़ें जो है ना, एक तो इकोनॉमिक साइड के ऊपर भी जो मेरे पास भी फीडबैक आ रहा है वो ये है कि जिस तरीके से अमेरिकन ने पाकिस्तान को माजी में सपोर्ट किया और कोई भी IMF का प्रोग्राम विदाउट एक्टिव सपोर्ट ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट और द ट्रेजरी डिपार्टमेंट उसके बगैर मुकम्मल नहीं हुआ। हमने कभी भी अब मेरिट के ऊपर आज तक IMF का कोई प्रोग्राम मुकम्मल नहीं किया। तो अभी भी जैसे हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि कंडीशंस मिस हो रही हैं, तो ये इसके लिए फिर जब आपने अगली ट्रांच के लिए क्वालिफाई करना है तो वेवर चाहिए होगा, और वेवर मेरिट पे कभी आपका मेरिट होता भी है, किसी चीज़ का आप मिस कर जाते हैं, और कभी मेरिट नहीं भी होता। तो जहाँ पे मेरिट नहीं होगा तो इतलात कुछ ऐसी आ रही है वहाँ से कि शायद उस तरीके से एक एक्टिव सपोर्ट जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ना मिले। अब दूसरी जो चीज़, जो सबसे बड़ा एक सवाल जो हुकूमत पाकिस्तान के सामने खड़ा हो सकता है, और हम यूजुअली हमारे मुआशरे में एक नो गो एरिया है, वो है, आपको पता है कि जब ट्रंप की प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पहली गवर्नमेंट थी उसमें पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था इसराइल को रिकग्नाइज करने का। ये एक सेंसिटिव एरिया आपके ख्याल में हो सकता है कि जहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर आए और उसके आगे कोई ना कोई इसको पॉलिसी ऑप्शन लेनी पड़े? आई थिंक उसमें सबसे पहले तो अगर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ट्रंप जब पहले उनकी प्रेसिडेंसी थी तो उस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर हालात इतने ख़राब नहीं थे, हमास वाली कार्रवाई नहीं हुई थी, उसके जवाब में इसराइल ने जो कुछ गाज़ा में किया, लेबनान में किया, इवन सीरिया में जो कुछ किया, तो सबसे पहले तो आई थिंक उसमें इमीडिएटली तो एक तो मिडल ईस्ट के अंदर जंगबंदी होगी, किस बुनियाद पर होती है, और उसमें जो एक फैक्टर रोल प्ले कर सकता है वो जो हमारे अरब दोस्त हैं उनका हमारी जो फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस इस तरह से है क्योंकि हम उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर आप अपनी इकोनॉमिक जो रिवाइवल का जो प्रोग्राम है, एक मेजर जो फैक्टर है, हम उन पर वो बैंक कर रहे हैं, तो फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर क्विड प्रो को होता है। अगर आपके अरब दोस्त ममालिक आपकी मदद करेंगे तो अमेरिका चाहेगा, क्योंकि अब तो अमेरिका और सऊदी अरब के आई एम श्योर के ताल्लुकात अंडर ट्रंप बड़े बेहतर होंगे। बट आई थिंक इमीडिएटली
मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को उस हवाले से कोई खतरा है। आई थिंक जो चैलेंज उनके लिए जो एंटिसिपेट कर रहे हैं, जो ये मीटिंग भी हुई, वो चाइना के कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है। आपने IMF के प्रोग्राम का जिक्र किया। ट्रंप माजी में इस तरह के बयान दे चुके हैं कि वो IMF का कोई भी बेल आउट प्रोग्राम इस तरह का वो अप्रूव नहीं करवाएंगे या फैसिलिटेट करेंगे जिससे चीन के जो कर्जे हैं वो जो रिसिपिएंट कंट्री है वो करे। और उसको तो ऑलरेडी उन्होंने फिर इसी वजह से तो जो प्रोग्राम था उसमें उन्होंने इंक्लूड भी किया था। इसकी एक एग्जांपल ये भी है कि जो पेस टू लोन प्रोग्राम था जो वर्ल्ड बैंक ने कैंसिल किया, उसकी भी वजह यही थी कि पेस 2 की जो कंडीशन ये थी कि चाइना के जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स है उसको रीनिगोशिएट करना। पाकिस्तान नहीं कर पाया, हो ही नहीं सकते थे, अनरियलिस्टिक कंडीशन थी। अमेरिका के पास ज्यादातर अब यही टूल है क्योंकि उनके फौजी तो यहाँ पर है नहीं और बाकी कोई ऐसी इमदाद तो पाकिस्तान को देते नहीं। इसके साथ एक और जो चले, ये तो चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं, एक पॉजिटिव खबर जो हुई वो जब पिछले साल अगस्त में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का बांग्लादेश में खात्मा हुआ। प्रो इंडिया थी वो बहुत ज्यादा और पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा रहे उस दौरान। तो जब से उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ, उनकी जगह पर एक अबूरी सेटअप आया, तो काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट पाकिस्तान के बारे में पाया जाता है। बहुत सी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इन बिटवीन हुई इन दोज ईयर्स। और अब एक जो बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है कि आफ्टर 12 ईयर्स पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार बांग्लादेश का अगले माह दौरा कर रहे हैं। ये सिग्निफिकेंट दौरा है और इसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं कि जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, उनकी जो अबूरी हुकूमत है, उनके सरबराह हैं, उनको भी पाकिस्तान ने दावत दे रखी है पाकिस्तान आने की। वो भी दावत उन्होंने कबूल कर ली है और एक खबर यही है कि जो इसहाक डार वहां पे जा रहे हैं तो वो नेसेसरी जो ग्राउंड वर्क है वो प्रिपेयर करेंगे। तो देखते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं वो किस हद तक अब बेहतरी की तरफ जाते हैं, क्योंकि चैलेंजेस उसमें भी अभी भी बहुत सारे हैं। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।